बच्चों, आज हम ऊर्जा प्रबंध विषय के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी प्लानिंग का हमारा चल रहा है, उसमें बिंदु संख्या 1.11, 1.12 और 1.13 का अध्ययन करेंगे। ये तीन, इसमें जो आपका सिलेबस है ये बिंदुवार दिया गया है, तो हर चैप्टर में इस तरह से बिंदु हैं। आप सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें भी आपको ये पॉइंट इसी तरीके से मिल जाएंगे। उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 1.11 है एनर्जी प्लानिंग फ्लो फॉर सप्लाई साइड, आपूर्ति पक्ष का ऊर्जा योजना प्रवाह। तो सप्लाई, हमने देखा था कि दो साइड्स होती हैं एनर्जी मैनेजमेंट की, एक सप्लाई साइड होती है, एक डिमांड साइड होती है। डिमांड साइड उपभोक्ताओं के लिए होती है और सप्लाई साइड जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए होती है। तो इसमें ये जो टॉपिक है, ये सप्लाई साइड के लिए हम किस प्रकार से प्लानिंग करें कि हम बेहतर ऊर्जा का उत्पादन कर सकें कम से कम बिजली की दरों के साथ। तो दर कम से कम हो और बेहतर से मतलब है कि पूरा वोल्टेज मिले, उसमें किसी भी तरीके के हार्मोनिक्स वगैरह नहीं हो, तो ये, और 24 घंटे बिजली लगातार मिलती रहे। ये गुड क्वालिटी पावर का अर्थ होता है। मतलब 24 घंटे 365 दिन बिजली मिले, पूरा वोल्टेज मिले और उसके अंदर हार्मोनिक्स की मात्रा ना हो। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु जो होता है वो होता है प्राइमरी रिसोर्स की माइनिंग, यानी जो हम एनर्जी की प्लानिंग कर रहे हैं उसके ये फ्लो इस तरीके से होगा। तो पहला पॉइंट इसमें होगा एनर्जी रिसोर्स माइनिंग और कलेक्शन। तो एनर्जी रिसोर्स, जैसे बिजली बनाने के लिए जो एनर्जी का रिसोर्स चाहिए, मान लीजिए कोयला चाहिए, तो कोयले का खनन और उसका कलेक्शन, उसका जो पावर प्लांट है वहाँ तक उसको पहुँचाया जाना। उसके बाद होता है सेकंड पॉइंट, इसमें होता है रिसोर्स प्रिपरेशन। यानी जैसे रिसोर्स के तौर पे आप ये मान सकते हैं कोयला है, तो कोयले के लिए सबसे पहले कोयले की धुलाई होगी, फिर कोयले की आपूर्ति होगी, फिर जो भी रोड रेल से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसका अगर गैसिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो गैसिफिकेशन होगा। ये सब काम जो है रिसोर्स प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है। तो पहला तो है कि रिसोर्स की माइनिंग करना, और दूसरा पॉइंट है इसमें रिसोर्स की प्रिपरेशन करना। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो जैसे स्टीम बेस्ड प्लांट हैं, गैस टरबाइन्स हैं, जो भी हैं, तो उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा में जो रिसोर्सेज हमें खान से प्राप्त हुए, खनन के द्वारा प्राप्त हुए, उन्हें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। अगर गैस प्राप्त हुई तो उस गैस को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। यदि कोयला है तो कोयले को किया जाए। यदि हमने कोल गैस बना ली है तो उसे किया जाए। यदि हमने डीजल बना लिया है तो डीजल को बिजली में परिवर्तित किया जाए। तो ये इसका तीसरा चरण होता है। चौथा चरण इसमें होता है ट्रांसमिशन। बिजली हमने बना ली, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना है। तो इसमें ओवरहेड लाइंस मोटे तौर पे होती हैं। ओवरहेड लाइंस के द्वारा इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है। अब ट्रांसमिशन चूँकि हाई वोल्टेज पे होता है, इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर्स की भी ज़रूरत होती है, इसमें सर्किट ब्रेकर वगैरह जो और एसेसरीज़ हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। तो ये सब ट्रांसमिशन के इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि हाई वोल्टेज पे विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाए। देखिए, कोयला ट्रांसमिट करने की तुलना में विद्युत ट्रांसमिट करना बहुत आसान है और एनर्जी इफ़िशिएंट भी है। उसमें एनर्जी की वेस्टेज कम से कम होगी, इसलिए बिजली के ट्रांसमिशन को ज़्यादा प्रोत्साहित
किया जाता है। तो ये हो गया उसका नेक्स्ट स्टेज। तो ये मैंने आपको अभी तक बताया, इसमें 4 स्टेज। पहला मैंने बताया था आपको प्राइमरी रिसोर्सेज जो हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज का अर्थ वो है कि प्रकृति से जो सीधे प्राप्त हो रहे हैं उनकी माइनिंग करना और उनका कलेक्शन करना। दूसरा इसका बिंदु है वो है रिसोर्स को प्रिपरेशन करना, यानी जो रिसोर्स खान से मिले उनको सीधा प्रयोग में नहीं लाया जाता, उनमें जो भी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है वो प्रिपरेशन की जाती है। जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल मिला तो उससे हमें रिफाइन करके और डीजल बनाएंगे तो डीजल पावर प्लांट हो गया। कोयला मिला तो कोयले को धोने का काम होगा। उसके बाद उसको कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर उसके बाद उसका संचरण, ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो विद्युत है उसका ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखते ही हैं जो आपने 33 kV और उसके नीचे के जो भी वोल्टेज पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता है, हमारे घरों तक 11 kV की लाइन होती है। घर के पास में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है खंबे के ऊपर ही, तो वहाँ से हम तक एलटी सप्लाई पहुँचती है। तो इसका आखिरी बिंदु है अंतिम उपभोक्ता तक सुपुर्दगी या डिलीवरी टू एंड यूज़र। तो ये हमने पढ़ा एनर्जी प्लानिंग फ्लो फॉर सप्लाई साइड मैनेजमेंट। अब इसमें हम देखते हैं बिंदु संख्या 1.12। 1.12 है एसेंशियल डाटा फॉर सप्लाई साइड एनर्जी प्लानिंग, यानी जो हम आपूर्ति पक्ष योजना बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या डाटा की ज़रूरत होगी, क्या क्या आंकड़ों की ज़रूरत होगी। तो मोटे तौर पर 3 तरीके के आंकड़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला आंकड़ा है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी खपत और उत्पादन। इसमें ये होता है कि कितने ईंधन की खपत हो रही है और कितना इसमें उत्पादन हो रहा है। उत्पादन मतलब दोनों तरह का हो सकता है। कोई अगर मान लीजिए इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में उसका उत्पादन हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई शक्ति संयंत्र है तो उसमें बिजली का उत्पादन हो सकता है। दूसरा है कॉस्ट, इसमें लागत कितनी आती है। तो लागत का जो है ये बिल से पता चल जाता है कि उसके कोयले की लागत कितनी है, उसके ट्रांसपोर्टेशन की लागत कितनी है, उस पर टैक्सेस वगैरह जो लगे, उस पर जो और जो खर्चे आए वो सब लागत का इसका हिस्सा होते हैं। तो ये बिल्स होते हैं, बिल्स के द्वारा आसानी से पता चल सकता है कि इसकी लागत कितनी होती है। तीसरा बिंदु इसमें होता है ड्राइवर्स, प्रेरक। तो इसमें प्रेरक होते हैं। प्रेरक का अर्थ है कि वह घटक जो ऊर्जा खपत को प्रभावित करता है। तो औद्योगिक उपक्रमों में मुख्य प्रेरक उत्पादन है। उत्पादन जितना कम या ज़्यादा होगा वह हमारी ऊर्जा खपत को प्रभावित करेगा। जैसे किसी बॉयलर के अंदर उत्पादित भाप है तो ये हमारी ऊर्जा खपत को प्रभावित करेगी, यानी कितने प्रेशर और कितने टेम्परेचर पे हम स्टीम को भेज रहे हैं ये इसको प्रभावित करेगी। इसी तरीके से विभिन्न सामानों की जो क्रय रिपोर्ट्स हैं ये हमारी ऊर्जा खपत को प्रभावित, ये सब भी डाटा रिक्वायर्ड होता है किसी भी सप्लाई साइड के लिए। तो मोटे तौर पे इसमें 3 ही बिंदु हैं, तो तीनों मैंने डिस्कस कर दिए। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन यानी खपत और उत्पादन, दूसरा कॉस्ट या लागत, और तीसरा ड्राइवर्स या प्रेरक। अब इसमें एक पॉइंट और हम पढ़ लेते हैं, 1.13 है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से ये समझने के लिए कि जो ऊर्जा का उपभोग है वो प्रति व्यक्ति हमारे देश में कितना है, किस तरीके से इसकी वृद्धि हुई और इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डाटा को एनालाइज करते हैं। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन का मतलब ये है कि
सबसे पहले हम विद्युत ऊर्जा की खपत को देखते हैं किलोवाट आवर के अंदर। 1947 विद्युत ऊर्जा की खपत का मतलब ये है कि पूरे देश में जितनी विद्युत ऊर्जा की खपत हुई उसको देश की आबादी से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत आ जाएगी। बहुत आसान है। तो ये हमारे पास डाटा उपलब्ध होता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, कितनी एनर्जी की खपत पूरे देश में हो रही है। तो वो किलोवाट आवर में एनर्जी जो है कितने बिलियन यूनिट्स जो भी टोटल कंज्यूम हुई, उसके अंदर देश की जो आबादी है, देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत आ जाएगी। तो इसको आप देखेंगे तो 1947 में सिर्फ ये 15.6 थी। आप नोट करें इसको, सिर्फ 15.6। अब 1947 में यानी हमारे देश में बहुत ही कम प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत थी। 2009 में ये बढ़ के 2009 में 452 हो गई। यानी आप देख रहे हैं कि लगभग 30 गुने की वृद्धि हुई इसमें, 30 गुना। यानी जितनी हम एनर्जी प्रति व्यक्ति कंज्यूम कर रहे थे वो उसकी तुलना में 2047 की तुलना में 2009 में लगभग 30 गुने की वृद्धि हुई। फिर 2010 में ये बढ़ के 710 हो गई। 2012 में करीब 900 किलोवाट आवर पूरे वर्ष की है, ये पूरे वर्ष की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है। और 2025 में लगभग 1500 किलोवाट आवर में इसकी खपत होना संभावित है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में औद्योगिकरण हो रहा है, जैसे जैसे हमारे देश में हर घर तक बिजली पहुंच रही है, जैसे जैसे हमारे देश में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है, वैसे वैसे ऊर्जा की खपत भी बढ़ती जा रही है। तो 1947 में जहाँ ये 15 थी, अब ये 2025 के आसपास यानी लगभग 4-5 साल बाद ही 1500 हो जाएगी। यानी करीब 100 गुना प्रति व्यक्ति। हमारी आबादी भी बढ़ी है, पहले आबादी भी बहुत कम थी, तो उसकी तुलना में आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा 100 गुना की वृद्धि हुई है। यानी पहले अगर हम 1 यूनिट कंज्यूम करते थे तो उसकी जगह पे 100 यूनिट प्रति व्यक्ति कंज्यूम हो रहा है। तो इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन पूरे दुनिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें इसे, तो भारत में अब हम पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हमें कोई एक निश्चित साल लेना पड़ेगा कि हम भारत को दुनिया के जो प्रमुख जो देश हैं उनसे अगर हम कंपेयर करना चाहें तो उसमें हमें मान लीजिए हम 2009 का साल ले लेते हैं। तो 2009 के अंदर भारत में अभी जैसा मैंने आपको बताया था प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है 452 किलोवाट आवर, 452 किलोवाट आवर। और अगर इसको एक और यूनिट जिसमें ज़्यादातर लिया जाता है, विदेशों में ज़्यादातर यही यूनिट काम में ली जाती है, किलोग्राम ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, यानी सारी ऊर्जा को ऑयल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके उसके आधार पर, क्योंकि बहुत सारे देशों में ऑयल का प्रयोग ज़्यादा होता है तो सारी ऊर्जा को ऑयल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उससे इस तरीके से अगर अपन निकालें तो इसका मान किलोवाट आवर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये भारत में आती है 560, ये इसकी यूनिट होती है किलोग्राम ऑयल इक्विवेलेंट। यानी जितनी भी टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई उसको ऑयल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑयल इक्विवेलेंट में 560 है और किलोवाट आवर में 452 है। अब चीन का उससे देखें तो हमसे लगभग 3-4 गुना इनका एनर्जी कंजम्पशन है। ऑयल इक्विवेलेंट में है ये 1484, वही 2009 की बात हो रही है, 1484, और किलोवाट आवर में है 2332। तो चीन में भारत की तुलना में 3 गुना ऑयल इक्विवेलेंट में ज़्यादा है और करीब 5 गुना जो है किलोवाट आवर में ज़्यादा है। उसी तरह से जैसे हम यूके का देखें तो यूके का ऑयल इक्विवेलेंट में है 3465, यानी भारत से लगभग 7 गुना। और यदि हम किलोवाट आवर में देखें तो ये है 6123,
6123। इसका मतलब ये हो गया कि ये लगभग 13 गुना भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति खपत जो है यूके में 23 गुना है, 13 गुना है। ऐसे यूएस का अगर आप देखें तो डाटा और भी ज़्यादा है। इनका ऑयल इक्विवेलेंट डाटा है 7759 और किलोवाट आवर में है 13,638। और पूरे विश्व का भी अगर हम एवरेज निकालें तो ऑयल इक्विवेलेंट का डाटा 1821 है, यानी हमसे 3 गुना से भी ज़्यादा है। और किलोवाट आवर में देखें तो 2875 है, ये हमसे लगभग 7 गुना है। तो हम विश्व के एवरेज की तुलना में भी प्रति व्यक्ति खपत अभी बहुत कम है। जैसे जैसे हमारे देश में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, देश में औद्योगिकरण आगे बढ़ेगा, इसकी खपत भी बढ़ती जाएगी। तो ऊर्जा, खास तौर से विद्युत ऊर्जा के उपयोग की आने वाले समय में अच्छी संभावनाएं हैं। तो ये आज हमने 1.11, 1.12 और 1.13 का अध्ययन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।